प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, आदाब। तीसरे व्याख्यान में मैं डॉक्टर गुलाम फरीद साबरी आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले सप्ताह के पिछले व्याख्यानों में हमने भाषा की परिभाषा और स्वरूप को जानते हुए उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया और जाना कि भाषा अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। भाषा सामाजिक संपत्ति है जिसे हम समाज से अर्जित करते हैं। इस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। यह मानव जाति से पोषित होती है। परिवर्तनशील होने के साथ साथ भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न और नैसर्गिक है। प्रत्येक भाषा का एक स्वतंत्र ढांचा होता है जो भौगोलिक रूप से स्थानीयकृत होती है। आज के व्याख्यान यानी व्याख्यान संख्या 3 में हम भाषा के प्रकार पर बात करेंगे। इस विषय के अध्ययन के बाद आप जान सकेंगे कि मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा किसे कहते हैं और साथ ही सांकेतिक भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं भाषा के प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। मनुष्य अपने विचार, भावनाओं एवं अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा अपने मन की बात बोलकर, लिखकर बतलाई जा सकती है। जब हम भाषा के रूपों पर विचार करते हैं तो भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार हमारे सामने आते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। चलिए अब विस्तार से देखते हैं कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा किसे कहते हैं या मौखिक भाषा की परिभाषा। जिस भाषा को हम मुंह से बोलते हैं और अपने कानों से सुनकर समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है जहां विद्यार्थी बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और श्रोता सुनकर उसका आनंद उठाते हैं। यह प्रक्रिया मौखिक भाषा का रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब मैं आपको कुछ मौखिक भाषा के उदाहरण बताता हूँ। जैसे आप अपने पापा को बोल रहे हैं, पापा यहाँ बैठिए, या पापा आपसे बोल रहे हैं, बेटा यहाँ बैठिए। इसके अलावा बातचीत करना, कहानी सुनना, वार्तालाप
मोबाइल फ़ोन, जो आप मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करते हैं, भाषण, रेडियो, ये सारे उदाहरण आपके मौखिक भाषा के हैं। मौखिक भाषा की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। अब थोड़ी सी बात मौखिक भाषा की विशेषताओं पर कर लेते हैं। इसकी विशेषताओं में जो मुख्य विशेषता है वो यह है कि यह भाषा का अस्थायी रूप है। अस्थायी रूप से मतलब ये है कि जैसे अभी मैंने कोई बात बोली, आपने सुन ली, वो अस्थायी है। मैंने क्या कहा वो आपने सुन लिया, उसका किसी और को पता नहीं चलेगा, अस्थायी है। मैंने कहा और कहने के बाद वो समाप्त हो गई, यानी उच्चरित होने के साथ ही यह समाप्त हो जाती है। दूसरी मुख्य विशेषता यह है कि वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हों, प्रायः तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। अगर वक्ता और श्रोता फोन के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हों तब भी मौखिक भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें वक्ता और श्रोता दोनों का होना आवश्यक है। इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं, जिनका प्रयोग वाक्य में तथा विभिन्न वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। यह भाषा का मूल या प्रधान रूप है। इसकी विशेषताओं से अवगत होने के बाद, इसकी विशेषताओं को जानने के बाद, अब हम देखेंगे कि मौखिक भाषा का क्या महत्व है। मौखिक के माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों को व्यक्त करता है। इसके बिना मनुष्य पशु के समान होता है। मौखिक भाषा का बहुत महत्व है। क्या महत्व है? लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा सरलता तथा शीघ्रता से समझी जा सकती है। पढ़ने के लिए व्यक्ति को पहले अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, फिर उच्चारण का अभ्यास तथा अंत में उन्हें मिलाकर पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मौखिक भाषा है वो लिखित भाषा की अपेक्षा ज़्यादा सरल है। मौखिक भाषा में केवल दूसरों का अनुकरण ही करना पड़ता है, यानी कि जैसा किसी ने बोला दूसरे व्यक्ति ने सुनकर वैसा ही उसका अनुकरण कर दिया। तो मौखिक भाषा में दूसरों का अनुकरण करना पड़ता है। पहले बच्चा मौखिक भाषा ही सीखता है, उसी की अभिव्यक्ति का विकास करना स्वाभाविक और सरल है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बालक अधिकांश बातें अनुकरण द्वारा सीखते हैं और मौखिक भाषा अनुकरण प्रधान होती है। व्यवहारिक जीवन में मौखिक भाषा का जितना प्रयोग होता है उतना लिखित भाषा का प्रयोग नहीं होता है। बहुत सी बातें मौखिक भाषा द्वारा जितनी स्पष्ट की जाती हैं उतनी लिखित भाषा के द्वारा नहीं की जा सकती हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते दूसरे के सुख में सुख का अनुभव करता है और दुख में दुखी व्यक्ति को सांत्वना देता है। ये सब मौखिक भाषा के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार मौखिक भाषा द्वारा एक दूसरे के समक्ष अपने विचारों को प्रकट करके सामाजिक संबंधों को दृढ़ बनाया जा सकता है। तो इससे स्पष्ट है कि मौखिक जो भाषा होती है उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। मौखिक भाषा के बाद अब आगे बढ़ते हैं और भाषा का जो दूसरा रूप है
लिखित भाषा, उसको देखते हैं और समझते हैं। लिखित भाषा क्या होती है? जिस भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। सरल भाषा में जिसे हम लिखकर सामने वाले को अपनी बात बताते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण के रूप में सुधीर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने घर से दूर हॉस्टल में रहता है, छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता की जानकारी दी और पत्र के जरिए अपने माता पिता का हाल पूछा। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की और पत्र लिखकर, यानी कि जो सुधीर का पत्र प्राप्त हुआ था उसका उत्तर लिखकर अपने पुत्र को भेज दिया, यानी अपनी जानकारी लिखकर भेज दी। तो यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर उसे समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव को लिखकर अपना विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब मैं आपको लिखित भाषा के कुछ उदाहरण बताता हूँ, जैसे पत्र लिखना, समाचार पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, लिखकर अपनी बात दूसरों को बताना, पत्रिकाएं पढ़ना, लेख पढ़ना, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ये सारी जितनी भी उदाहरण हैं ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा की भी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं लिखित भाषा की होती हैं, आइए उस पर विचार करते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप है। मौखिक भाषा क्या थी? अस्थायी रूप थी। हमने बात को कहा और समाप्त हो गई। लेकिन यह भाषा का स्थायी रूप है, क्योंकि जो हमने लिख दिया वो स्थायी है, चाहे उसे हम आज पढ़ें, कल पढ़ें या 10 सालों के बाद पढ़ें, वो विचार हमारे स्थायी हैं। लिखित भाषा के रूप में हम अपने भावों और विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। जैसा कि मैंने भी कहा, आप कोई कविता या कहानी लिखकर रख लें तो वो हमेशा के लिए आपके पास सुरक्षित रहेगी। आप जब चाहेंगे उसे निकाल कर पढ़ लेंगे या दूसरों को भी पढ़ने के लिए दे सकेंगे। तो दूसरी विशेषता क्या है कि हम अपने भावों और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से लंबे समय तक, अनंत काल तक सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरी विशेषता यह है लिखित भाषा की कि यह भाषा अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हों। अर्थात वक्ता और श्रोता दूर रहकर भी लिखित भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने किसी को पत्र लिखा जो आपसे बहुत दूर रहता है। आपका लिखा हुआ पत्र जब उसे मिलता है तो आप जो बात उससे कहना चाहते हैं वो उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो बात आपने उस पत्र में लिख दी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आदमी जो है, वह व्यक्ति जो है आपके पास है या नहीं है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हो। चौथी विशेषता लिखित भाषा की
यह है कि इस रूप की आधारभूत इकाई वर्ण हैं जो उच्चरित ध्वनियों को अभिव्यक्त करते हैं। जो हम सोच रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, उनको हम ध्वनियों के माध्यम से, वर्णों के माध्यम से उसमें लिखते हैं और प्राप्त करने वाला उस पत्र को पढ़कर या उस बात को समझ जाता है जो हम उससे कहना चाहते हैं। यह भाषा का गौण रूप है। अब बात करते हैं लिखित भाषा के भी कुछ उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? पहला उद्देश्य है कि लिखित भाषा जो है वो गृहीत या उत्पन्न विचारों की अभिव्यक्ति है। जो विचार हमने ग्रहण किए या जो विचार हमारे मस्तिष्क में पैदा हुए, उन विचारों की अभिव्यक्ति है। दूसरा उद्देश्य, सभी प्रकार के पत्र लिख सकना। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत पत्र, आवेदन पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, विदाई पत्र, व्यावसायिक पत्र या संपादक के नाम पत्र इत्यादि। तीसरा, पठित कहानी, नाटक, लघु उपन्यास, निबंध, जीवन चरित्र आदि के सारांश लिख सकने की योग्यताओं का विकास करती है यह भाषा। चौथा उद्देश्य, अपठित गद्यांश और पद्यांश, किसी व्यक्ति के भाषण का सारांश लिखना, किसी व्यक्ति को भाषण के नोट्स लिख सकना इत्यादि की योग्यताएं विकसित करना। भाषा संक्षेपण कर सकना, समाचार पत्रों से समाचारों की संक्षिप्त रूपरेखा तैयार कर सकना, सभा के लिए सूचनाएं, घोषणाएं लिखना तथा सभा की रिपोर्ट लिख सकना इत्यादि योग्यताएं विकसित करना लिखित भाषा का उद्देश्य है। काव्य शैली के विवेचन में कवि के विचार, उसकी रस योजना, अलंकार योजना, छंद योजना तथा भाषा एवं शैली पर साधारण समीक्षात्मक लेख लिखने समझने की योग्यताएं विकसित करना। भाषा पर पूर्ण अधिकार की दृष्टि से वाचन एवं पठन की ही भांति लेखन की भी शिक्षा देना। बालक व्याकरण के नियमों का पालन कहाँ तक करते हैं, इसका परीक्षण करना। अपने विचारों और प्राप्त ज्ञान को लिखित रूप देकर दूसरों तक पहुँचाना। लिखित भाषा के साहित्य की अभिवृद्धि करना। लिखित भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को सशक्त बनाना। लिखित रचनाओं के विभिन्न तत्वों एवं विद्याओं से विद्यार्थियों को परिचित कराना और प्राप्त ज्ञान को उचित प्रकार से सुव्यवस्थित तथा लिखित रूप में अभिव्यक्ति करने की शिक्षा देना। ये सारे जो हैं लिखित भाषा के उद्देश्य हैं। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जब लिखित भाषा के इतने सारे उद्देश्य हैं तो लिखित भाषा का हमारे जीवन में कितना महत्व होगा। जब हम लिखित भाषा के महत्व की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी भाषा या विषय में पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए लिखित भाषा की भली भांति जानकारी जरूरी है। ये इसका महत्व है। अपने विचारों तथा भावों को मूर्त रूप देने तथा दूसरों तक पहुंचाने के लिए लिखित भाषा की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए पत्र, लेख या पुस्तक लिखकर विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, ये इसका महत्व है। तीसरा महत्व है विभिन्न कालों की बदलती हुई परिस्थितियों, विचारधाराओं तथा क्रियाओं से परिचित होने के लिए भाषा का लिखित रूप ही काम आता है। वक्ता के अभाव में किसी के विचारों से अवगत होने के लिए भाषा का लिखित रूप ही काम आता है। भाषा में
संशोधन, परिवर्तन की गुंजाइश तथा एक रूपता तथा स्थायित्व लेखन के माध्यम से ही संभव है। जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक उसमें इस तरह की जो चीज़ें हैं वो संभव नहीं हो पाएंगी। विभिन्न व्यक्तियों या देशों में परस्पर अनुबंध और मैत्री लिखित भाषा के द्वारा ही संभव है। लेखन के अभाव में विचारों को मूर्त रूप देने तथा आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना संभव नहीं है। हम अपने विचारों को तभी हस्तांतरित कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं, जब हमारे जीवन में लेखन होगा। लेखन के बिना साहित्य की अभिवृद्धि संभव नहीं है। हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं क्योंकि हमारे इतिहास का एक बड़ा स्रोत साहित्य है। साहित्य के बिना हम इतिहास को नहीं जान सकते। लिखित भाषा प्रामाणिक होती है, इसे कहीं भी साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लिखित भाषा के माध्यम से हम अपने शोध, विचार, जानकारी इत्यादि को लंबे समय तक रख सकते हैं और अपनी इच्छानुसार उचित प्रयोग कर सकते हैं। तो स्पष्ट हो गया होगा आपको कि लिखित भाषा क्या है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसका हमारे जीवन में महत्व है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाषा का जो तीसरा रूप है यानी सांकेतिक भाषा, वह क्या होती है। जिन संकेतों यानी इशारों के द्वारा बच्चे या जो बोल नहीं सकते ऐसे व्यक्ति अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, वे सभी भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती हैं। सरल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं, जब इशारों द्वारा या संकेतों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है, उस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसको उदाहरणों में देखते हैं। उदाहरण द्वारा सांकेतिक भाषा आपको और स्पष्ट हो जाएगी। जैसे विभिन्न रंगों से संकेत करके, ट्रैफिक चौराहे पर लाल और हरे रंगों द्वारा खास खास बातें कही जाती हैं। लाल रंग ठहरने का और हरा रंग आगे बढ़ने की तरफ इशारा करता है। अस्पतालों में भी रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है। इसी तरह विभिन्न अधिकारियों की गाड़ियों में भी रंगीन बल्बों द्वारा खास तरह की जो सांकेतिक भाषा है उसका प्रयोग किया जाता है। दूसरे, ध्वनि संकेत। जो वजनी सामान होता है उसको उठाने या धकेलने में ध्वनि संकेत दिखता है, या सायरन की आवाज, भोंपू की आवाज, स्कूलों में घंटी की आवाज, या आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उनकी आवाज। इसी तरह मवेशियों या पक्षियों को कुछ कहने या समझाने के लिए हम ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो यह ध्वनि संकेत शब्दों या वाक्यों में दर्शाए नहीं जा सकते, परंतु इनका अपना महत्व होता है। सांकेतिक भाषा के रूप में तीसरा जो रूप देखने को मिलता है वो है आंगिक संकेत। विभिन्न अवसरों पर हम अपने विभिन्न अंगों जैसे मुंह, नाक, आंख, हाथ, होंठ, गर्दन, उंगली आदि द्वारा अपने मन के भाव को व्यक्त करते हैं या अभिव्यक्ति से अवगत होते हैं। इन आंगिक संकेतों के कारण ही भाषा में अंगों से संबंधित मुहावरों का प्रयोग दिखता है। सड़क पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, जो व्यक्ति बोल नहीं सकते उनका इशारे में दूसरे व्यक्ति से बात करना, पुस्तकालय में विद्यार्थियों द्वारा इशारों में बात करना आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के मुख्यतः तीन रूप होते हैं, जिसे मुंह से बोलकर और कानों से सुनकर ग्रहण करते हैं वह मौखिक भाषा होती है, और जिसे लिखकर अभिव्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। और संकेतों या इशारों द्वारा
जो बातचीत की जाती है वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। मुझे आशा है कि भाषा के तीनों रूप मौखिक, लिखित और सांकेतिक आपको ठीक से समझ आ गए होंगे और तीनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इन तीनों का क्या उद्देश्य है आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। व्याख्यान के अंतिम चरण में पहले मैं आपको व्याख्यान संख्या 2 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर बता देता हूं। प्रश्न 1 अ, प्रश्न 2 स, प्रश्न 3 द, प्रश्न 4 द, प्रश्न 5 बा। अब आपके सामने स्वमूल्यांकन के लिए आज के व्याख्यान पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, जिनके माध्यम से सही विकल्पों का चयन करके आप अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सांकेतिक भाषा का उदाहरण है? अ, कहानी, ब, कविता, स, टेलीफोनिक बातचीत, द, सायरन। प्रश्न 2, मौखिक का अर्थ है? अ, मुख संबंधी, ब, लेख संबंधी, स, संकेत संबंधी, द, श्रवण संबंधी। प्रश्न 3, भाषा के प्रकार होते हैं? अ, 1, ब, 2, स, 3, द, 4। प्रश्न 4, पुस्तक भाषा के किस प्रकार का उदाहरण है? अ, मौखिक, ब, लिखित, स, सांकेतिक, द, मौखिक एवं सांकेतिक। अंतिम और पांचवा प्रश्न है, वक्ता और श्रोता का किस भाषा में होना जरूरी नहीं है? अ, मौखिक भाषा, ब, लिखित भाषा, स, सांकेतिक भाषा, द, इनमें से कोई नहीं। धन्यवाद।